सिनेमाया के सभी देखने वालों की खिदमत में मैं जावेद नसीम अपना सलाम पेश करता हूँ। दोस्तों, 26 सितंबर देवानंद साहब का जन्मदिन है और इस तारीख़ में हम देवानंद साहब को याद करते हुए क्यों ना देवानंद साहब के ज़िक्र में उनकी ही किसी फिल्म के किसी गीत की बात करें। गीत तो उनके सैकड़ों हैं, इतने सारे गीत के जाहिर सी बात है कि उसे एक एपिसोड में तो सुनाया नहीं जा सकता। फिल्में देखने के लिए आपको यूट्यूब पे जाना पड़ेगा और गाने सुनने के लिए भी आपको यूट्यूब पे ही जाना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम सिर्फ 2 आर्टिस्टों की बात करें तो उनमें तकरीबन 100 गाने रफ़ी साहब की आवाज़ में और 119 गाने किशोरदा की आवाज़ में। तो जाहिर सी बात है कि हम 119 और 100 यानी कि 219 गीतों को तो किसी भी हाल में अपने एपिसोड में कवर नहीं कर सकते। हाँ, हम एक गीत से जुड़ी हुई एक कहानी आज आपको सुनाएंगे। और ये क्या है कहानी, कौन सी थी वो फिल्म, ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए अपना मनपसंद चैनल सिनेमाया। दोस्तों, 1971 में एक फिल्म आई थी। फिल्म का नाम था गैम्बलर। और गैम्बलर में जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे देवानंद साहब हीरो थे और उनका जो एक ख़ास अंदाज़ था कि गर्दन को तिरछी करके लहरा लहरा कर डायलॉग बोलना, इस पे तो लोगों की जान जाती थी। मर्द क्या, औरतें और लड़कियां भी पागलों की तरह उन्हें प्यार करती थीं और कहते थे कि जिस तरफ वो निकल जाते थे वहाँ तो लोगों का एक जमघाटा लग जाता था। देवानंद साहब की शुरुआत तो 1946 में हुई थी, जब उन्होंने हम एक हैं इस नाम की एक फ़िल्म की थी। और ये फिल्म जो थी वो हिंदू मुस्लिम इंटीग्रेशन पे बेस करती हुई फिल्म थी। उसके बाद 1946 में ही एक फ़िल्म आई थी। फिल्म का नाम था आगे बढ़ो और इसमें देवानंद साहब के साथ खुर्शीद बेगम हीरोइन थी और एक गीत भी उन्होंने गाया था रफ़ी साहब के साथ। यानी कि रफ़ी साहब ने जो देव साहब के लिए गीत गाया था वो कोई सोलो नहीं बल्कि डुएट गीत था, जिसे खुर्शीद बेगम के साथ रफ़ी साहब ने गाया था। आज मैं आपके सामने उस गीत की भी झलक पेश करूंगा। लेकिन बढ़ते हैं उस गीत की तरफ कि जिस गीत से आज की यह कहानी जुड़ी हुई है। तो मैं ये बता रहा था कि 1971 में फिल्म आई थी गैम्बलर। बड़े प्यारे गाने थे, बर्मन साहब का उसमें संगीत था। उसमें 4 गाने तो किशोरदा के थे। ये जो गाना था रफ़ी साहब की आवाज़ में, मेरा मन तेरा प्यासा, आप लोगों को ये गीत अच्छी तरह से याद होगा, है ना। मन तेरा प्यासा, मेरा मन तेरा। हुआ कुछ यूँ कि जब इस गीत की नोटेशन वगैरह रफ़ी साहब को दे दी गई और रफ़ी साहब ने इसकी रिहर्सल वगैरह कर ली, तो उसके बाद एक बार रिकॉर्डिंग से पहले फाइनल रिहर्सल के लिए वो बर्मंदा के घर पे पहुँचे और बर्मंदा ने जब उनको देखा तो कहा कि अरे भाई, आप तो हर गीत की तैयारी इतनी ज़्यादा करते हैं कि फिर उसके बाद तो फिर कुछ और रिहर्सल की ज़रूरत बाकी नहीं रहती। यहाँ मैं एक बात बता दूं कि बर्मंदा चूँकि रफ़ी साहब से काफ़ी बड़े थे और रफ़ी साहब को प्यार से वो रूफ़ी कहते थे, क्योंकि वो त्रिपुरा के थे और उनकी ज़ुबान जो थी वो बंगाली ज़ुबान थी। तो रफ़ी के बजाय वो रफ़ी साहब को रूफ़ी बोलते थे और चूँकि उनसे बहुत सीनियर थे तो तू करके बात करते थे, तुम करके बात करते थे। तो उन्होंने अपने लहजे में कहा कि तुम हर गाना का तो इतना अच्छा तैयारी करता है, तुमको क्या ज़रूरत है रिहर्सल करने का, चलो ठीक है चलता है, रिकॉर्डिंग करेंगे। उस गीत की रिकॉर्डिंग फेमस स्टूडियो में होनी थी। तो रफ़ी साहब ने कहा जी ठीक है, फिर मैं रास्ते में ही आपको वो गीत सुना दूंगा। जब वो निकले तो रफ़ी साहब ने कहा है कि बर्मंदा आइए, फिर अपनी गाड़ी में चल, मेरी गाड़ी में चलें, आप अपनी गाड़ी में चलते हैं। तो बर्मंदा ने कहा नहीं नहीं नहीं, तुम अपना गाड़ी छोड़ दो, तुम मेरा साथ मेरा गाड़ी में जाएगा और गाड़ी मैं ड्राइव करेगा। तो रफ़ी साहब ने सोचा कि पता नहीं बर्मंदा किस मूड में है, तो खामोशी के साथ बर्मंदा के सामने वो सामने वाली सीट पे बैठ गए और ड्राइविंग सीट पे बर्मंदा बैठ गए। वहाँ से ड्राइव करते हुए जब वो निकले फेमस स्टूडियो की तरफ, तो रास्ते में रफ़ी साहब ने वो गीत उनको सुनाया। बर्मंदा ने कहा एकदम ओके है। और मज़े की बात ये हुई कि स्टूडियो पहुँचने के बाद ये गीत सिंगल टेक में ओके हो गया। जी हाँ, इतना खूबसूरत गीत एक टेक में इसलिए ओके हो गया कि रफ़ी साहब हर गीत की बहुत बखूबी तैयारी करते थे और जब उन्हें तशफ़ी हो जाती थी तभी वो गीत की रिकॉर्डिंग के लिए खड़े होते थे। बैकएफ
रिकॉर्डिंग वगैरह हो गई, सारे साजिंदे तो आ ही चुके थे, सारा काम बहुत ही खूबी के साथ हुआ। जो उस रिकॉर्डिंग का आउटकम आया वो भी लाजवाब था, सुनने में वो गीत बड़ा ही खूबसूरत लग रहा था। इस गीत से जुड़ी हुई एक बात ये भी कही जाती है कि चूंकि इस फिल्म में 4 गाने जो थे वो किशोर दा के थे, तो किशोर दा की ये ख्वाहिश थी कि इस गीत को भी वही गाएंगे, लेकिन बर्मन दादा ने कहा कि नहीं, ये गीत रफ़ी गाएगा। और इस तरह से यूँ कह लीजिए कि काम के प्रति जो इन लोगों की डेडिकेशन थी, इस बात का भी इससे अंदाज़ा होता है कि हालांकि किशोर कुमार को सचिन देव बर्मन जी अपना दूसरा बेटा मानते थे, बहुत प्यार करते थे, लेकिन उसके बावजूद जब काम की बात आती थी तो जो गीत रफ़ी साहब को जाना है वो गीत रफ़ी साहब से ही वो गवाते थे, और जो गीत किशोर जी को जाना है वो गीत किशोर जी से गवाते थे। उन्होंने कभी ऐसा नहीं किया कि अगर कोई कंपोजिशन उन्होंने किशोर दा को दिमाग में रख के बनाया तो वो रफ़ी साहब को दे दिया, या रफ़ी साहब को दिमाग में रखते हुए उन्होंने अगर कोई कंपोजिशन बनाई है तो उन्होंने किशोर दा से रिकॉर्ड करवा दिया। उन्होंने ऐसा कभी भी नहीं किया। बहरकैफ अब यहाँ पे एक बात ये बाद में जिसका पता चला कि भाई आखिर रफ़ी साहब तो अपने ड्राइवर के साथ मौजूद थे, और बर्मन दा को उन्होंने कहा भी कि आप मेरी गाड़ी में चलें, तो फिर बर्मन दा क्यों नहीं गए? बर्मन दा खुद से अपनी गाड़ी में खुद से ड्राइव करके वो क्यों ले गए स्टूडियो? तो कहानी यूँ सामने आई कि बर्मन दा नहीं चाहते थे कि वो रफ़ी साहब के साथ उनकी गाड़ी में जाएं, या उनकी गाड़ी में उनका ड्राइवर हो, ताकि जब रफ़ी साहब रास्ते में उस गीत को गाएं तो अगर कहीं पर कोई हिदायत देनी पड़े, कोई सजेशन देना पड़े, तो वो ड्राइवर के सामने दिया जाए। ये आप सोच कर देखें कि ये कितनी बड़ी बात थी कि इतना ये सिर्फ इस तरह के काम जो लोग बहुत अजीम होते हैं वही कर सकते हैं, आम लोगों के बस की तो बात नहीं है। कि उन्होंने रफ़ी साहब की उस तहरीम का, उस इज़्ज़त का कितना, उनके मान सम्मान का कितना ख्याल रखा कि भाई जो भी बात होगी वो उन दोनों के दरमियान होगी। हालांकि बात जो होती है वो तो मुश्क की तरह से होती है, और मुश्क की खुशबू तो फैल जाती है, तो इस तरह की बातें भी कभी ना कभी किसी न किसी बातचीत के दौरान निकल आती है। ये जो बातें हैं ये राजू भातन जी ने, जो कि बड़े मशहूर लेखक, उन्होंने इस बात का अपनी किताब में भी जिक्र किया। तो बहरहाल इस फिल्म का ये जो गीत है मेरा मन तेरा प्यासा, तो इससे एक जो बात जुड़ी हुई थी वो तो ये कि रफ़ी साहब ने 1 टेक में से रिकॉर्ड किया था, और कार में जाते हुए उन्होंने इस गीत की रिहर्सल की थी, जो फाइनल रिहर्सल थी। पूरी कब होगी आशा। दूसरी बात, इस गीत को किशोर दा गाना चाहते थे, लेकिन बर्मन दा ने उन्हें मना कर दिया कि ये गीत रफ़ी गाएगा। और तीसरी बात, ये धुन इतनी खूबसूरत थी कि इस धुन का हॉलीवुड की भी एक फिल्म में इस्तेमाल किया गया था, और उस हॉलीवुड की फिल्म का नाम था द इटर्नल सनशाइन ऑफ द स्पॉटलेस माइंड। तो ये थी वो खूबसूरत सी कहानी। और जहाँ तक देव साहब की बात करें तो देव साहब ने अपनी ज़िंदगी में जितनी भी फिल्में की तकरीबन सारी की सारी कामयाब रहीं, लेकिन उनके आखिरी अय्याम में कुछ फिल्में हिट नहीं हो सकी। लेकिन फिर भी उन्होंने कभी इस बात की परवाह नहीं की। वो साफ कहते थे कि मैं फिल्में दूसरों के लिए नहीं, मैं अपने लिए बनाता हूँ, और इस समाज के लिए बनाता हूँ। समाज अगर मेरे पैगाम को न समझ सके तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। और आखिर की तमाम फिल्मों में कई फिल्में उन्होंने बनाई कि जिसमें उन्होंने समाज के लिए हमेशा कोई ना कोई पैगाम देना चाहा। लेकिन ये उस दौर की फिल्में थीं कि जब लोगों का टेस्ट बदल चुका था, और यही वजह रही कि वो फिल्में जो हैं वो नाकामी उन्हें देखनी पड़ी। लेकिन इससे देवानंद साहब की पोजीशन पे, उनकी अहमियत पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, ना ही उनकी पॉपुलरिटी पे फ़र्क पड़ा। और आज इतने सालों के बाद भी लोग देव साहब को याद करते हैं। बहुत सारी कहानियां हैं जो देव साहब की ज़ात से जुड़ी हुई हैं, लेकिन आज के लिए तो मैं बस ये छोटी सी कहानी लेकर आपके सामने आया था। फिर कभी आऊँगा तो देव साहब पे एक बड़ी कहानी लेकर आऊँगा। आज के लिए इतना ही। अपने दोस्त जावेद नसीम को इजाज़त दीजिए। बहुत सारी मोहब्बतों के साथ नमस्कार।